हेलो, नमस्कार। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें, ऐसे ही क्लासों को देखते रहें और हम आपके यूजीसी नेट के लिए भरपूर सहायता कर रहे हैं। जितनी हो सकेगी मैं आपके लिए तत्पर हूं। बस आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। जा थोड़ी तो हम कर रहे हैं, 50% हम कर रहे हैं, 50 आप करो। ठीक है, बस दोनों लोग मिलके JRF आपके हाथ में होगा। इतना समझ लेना कि 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है और दोनों बार वो सारा एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। कैसे तैयारी करनी है मैंने सब रणनीति भी बता चुकी है आपको। ये सबसे पहला वीडियो होगा। बस इतना कहता हूं, आपको 8 यूनिट पे पकड़ बनानी है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी फर्स्ट पेपर भी पढ़ते रहो। और मैं बोलता नहीं क्योंकि जितना बोलता हूं उतना हो ही नहीं पाता है मुझसे। बाकी मैं ये सोच रहा हूं कि फर्स्ट पेपर सोच रहा हूं तैयारी करवाने की, पर भी उसके बारे में कुछ नहीं सकता। हिंदी हिंदी तो होगी। ठीक है, हिंदी मैं करूंगा किसी प्रकार से। चलो, तो हम लोग भाई देखो द्विवेदी पढ़ चुके थे। और आपको थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो कि कोई कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, कौन सा गाना पसंद आया आपको, ताकि मोटिवेट होता रहूं और पढ़ाता रहूं आपको, अच्छे अच्छे गाने बनाऊं। ठीक है, आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो शुरू करते हैं छायावाद पे। ठीक है भैया, छायावाद। क्यों हम छायावाद पढ़ चुके हैं, द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कौन सा होगा भैया, छायावाद। ठीक है भैया, छायावाद 1918 में इनका ये समय है। द्विवेदी युग 1918 का रहा और छायावाद 1918 से 1936 आगे मिलेगा। हिंदी साहित्य में जो छायावाद है, छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग कहाँ हुआ था, किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, लिखित प्रयोग कब किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। अच्छी बात है भैया। 1920 में बात एक थी कि जो 1920 में जबलपुर से प्रकाशित एक पत्रिका थी, कौन सी, श्री शारदा। 1920 में जबलपुर से, कहां से भैया, जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी, कौन सी, श्री शारदा। हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की थी। ठीक है, आरंभिक विवेचना की थी। मुकुटधर पांडे, देखो मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। मुकुटधर पांडे ने जो लेख लिखा था उसमें छायावाद की 5 विशेषताएं की। कौन कौन, एक तो थी भैया वैयक्तिक, दूसरी थी कौन सी, स्वतंत्र चेतना, तीसरी थी कौन सी, रहस्यवादिता, और कौन सी चौथी कौन थी, शैलीगत वैशिष्ट, और कौन थी भैया, अस्पष्टता। वैयक्तिक, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता। ठीक है, वैयक्तिक यानी व्यक्ति के, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र चेतना, और जिसमें रहस्य हो, रहस्यवादी, एक शैलीगत विषय, क्या क्या शैलियां आई हैं, और अस्पष्टता। ये 5 शैलियों का प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने अपने लेख में किया था। ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और बात करते हैं कि एक सरस्वती पत्रिका आप जानते होंगे। सरस्वती पत्रिका जब जुलाई 1920 ईस्वी के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कौन सी थी, कुर्री के प्रति। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से, कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, छायावाद की प्रथम कविता कौन मानी जाती है, कुर्री के प्रति। कौन सी, कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र, देखो मुकुटधर पांडे छायावाद का प्रथम प्रवर्तक किसे माना गया है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसको माना है, मुकुटधर पांडे को माना है। अच्छी बात है। आगे करते हैं कि जो मुकुटधर पांडे ने आंसू उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी थी। याद रखना, आंसू, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे, याद रखना मुकुटधर जो पांडे हैं लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आजकल भाइयों को पूछा जाता है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में चिंतामणि के भाइयों को पूछा गया है, तो क्या पता अब मुकुटधर पांडे के बारे में पूछ रहे हैं। तो यानी मुकुटधर पांडे के भाई का क्या नाम था, लोचन प्रसाद पांडे, या लोचन प्रसाद पांडे के भाई का नाम मुकुटधर पांडे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। याद रखना, पूछा जाए छायावाद में पांडे बंधु किसे कहा जाता है, तो मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे को कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं।
लोचन प्रसाद पांडे ने ही देखो गीत काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीत काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीत काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इधर देखो छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुता के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज समझना, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे दोनों एम आर मिस्टर कह सकते हो, मिस्टर क्या कह सकते हो, मिस्टर। यानी मैथिली शरण गुप्त या मुकुटधर पांडे को पहला कौन मानता है छायावाद का, तो रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रानंद पंत को कौन मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। तो हम कह सकते हैं कौन सा, इधर सा ले लो, इधर क्या है ना, तो हम सन कह सकते हैं। यू हट गया कोई बात नहीं, सन। यानी सुमित्रानंद पंत को कौन मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी को। जयशंकर प्रसाद को कौन मानता है भैया, इलाज चंद्र जोशी। अच्छा जब बोला जाता है जय जय तो जोश के साथ जय बोला जाता है, जोश के साथ जय। तो इलाज चंद्र जोशी भी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं मुकुटधर का छायावाद का प्रवर्तक। माखनलाल चतुर्वेदी को कौन मानता है, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे आपको पता होना की चाहिए कि कौन, कन्हैया जो माखन को चुराते थे, ठीक, तो उनकी माता जी जो चारपाई का माचा नहीं होता है उससे बांध देती थी, ठीक है, तो माचवे याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी। चल अच्छी बात है। छायावाद की कुछ विशेषताएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ज्यादा नहीं इतनी है, वही विशेषताएं भी याद रखना। देखो एक है स्वतंत्र चेतना, यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्र चेतना थी। एक वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, वेदना की विवृत्ति, प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्रकृति वर्णन, राष्ट्रीय स्वर, ठीक, और काव्य रूप, और काव्य रूप याद रखना। ये इतनी कुछ रही हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। छायावाद के संबंध में देखो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये समझो, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल की है, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, यहां लिखा है नीचे, देखो रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, ये इंपॉर्टेंट है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है, ठीक है, व्यापक अर्थ में है। अगली बात देखो करते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रहकर चला था। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो ये रामचंद्र शुक्ल के कथन थे। जब वेदना, देखो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया। ये किसका, जयशंकर प्रसाद के। यहाँ पे स्वानुभूतिमयी शब्द एक पकड़ लेना। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति के विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। किसने कहा है भैया, जयशंकर प्रसाद ने। किसने कहा है भैया, जयशंकर प्रसाद ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये किसने कहा भैया, जयशंकर प्रसाद ने कहा। एक कथन और है, कितना अच्छा कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है, हो सकती है। किसका कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का। ये देखो बहुत अच्छा कथन, बहुत बार पूछा जाता है। परमात्मा की छाया, इधर देखो, परमात्मा की छाया आत्मा में
और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगती है उसी का नाम है छायावाद। ठीक, ये रामकुमार वर्मा कहते हैं। ठीक, अगली बात, छायावाद जो है तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद जो तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद। याद रखना, सर्व आत्मवाद। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। इंपॉर्टेंट है। अगली बात देखो, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार को भाव जो है पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। नगेंद्र का कथन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इतना याद रखना, सिर्फ इतना मिलेगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के बारे में कथन किसका है? तो याद रखना किसका है? नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। देखो यहां इसी के बाद रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। अगर है तो नगेंद्र, नहीं है तो रामविलास शर्मा। वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। चलो अच्छी बात है, रामविलास शर्मा कह रहे हैं। इधर देखो बहुत अच्छा कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि वह यानी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ये किसका कथन है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी के देखो, इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों को रहस्यवादी साधना जो है साधना अवश्य थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, इंपॉर्टेंट है। अगली बात आती है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण को अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है भैया? नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण को अभिव्यक्त है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है भैया? नामवर सिंह का है। किसका है भैया? नामवर सिंह का है। चलो अच्छी बात है। अगली बात आती है कि छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह भी कथन किसका है भैया? नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। किसका कथन है? देखो, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण को अभिव्यक्त है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये नामवर सिंह का। ठीक, और ये छायावाद में ये इधर देखो, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी, ये किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलो अब हम सीधे पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद, देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था भैया? 1889 1937 में। अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अभी देखो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आप सोचोगे कि आप इनको कैसे याद करें। देखो मैं थोड़ा सा फोटो इधर लिया था, अब समझो इधर जिसे लिखा है कैसे याद करो। इनको सिर्फ इनके जो लाल कलर है, रेड कलर है, उनको ही देखना है आपको। कैसे? गाना सुना होगा एक आपने, कौन सा गाना पता है? मेरे रस के कांवर, मेरे रस के गांवर, तूने पहली नजर
जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अब देखो कैसे है, थोड़ा सा अब ये कहोगे कि बिल्कुल अलग लगने लगेगा। हे शब्द मैंने अपनी तरफ से लाया है कि हे उर्वन प्रेम, हे उर्वन प्रेम, अयोध्या शोकों में वाहन कानन, प्रेम तो महान हो गया। हे उर्वन प्रेम, अयोध्या शोकों में वाहन कानन, प्रेम तो महान हो गया। चित्र झरता आंसू से, चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी, जयशंकर भैया कविता ये कैसे लिखी। तो ये समझो, हे उर्वन मेरे रस के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हे उर्वन प्रेम, हे उर्वन प्रेम, अयोध्या शोकों में वाहन कानन, प्रेम तो महान हो गया। चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी, जयशंकर भैया कविता ये कैसे लिखी, यानी जयशंकर से जयशंकर प्रसाद की। अब देखो उर्वन यानी उसे उर्वशी, उसे क्या है इनकी उर्वशी, जो 1909 में लिखी गई है, क्रम से रचना है। देखो, हे उर्वन प्रेम अयोध्या शोकों में वाहन कानन, प्रेम तो महान हो गया। चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी, जयशंकर भैया कविता ये कैसे लिखी। तो उर्वशी, उर्वशी 1909, वन मिलान 1909, दोनों, एक प्रेमराज, ये तीनों 1909 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद, उर्वशी, उर्वन प्रेम। देखो उर्वन प्रेम अगर आ जाए, समय क्या है 1909 में, कह दो उर्वन प्रेम। उर्वशी को वन में प्रेम हुआ, तुम कहोगे नो, नो नहीं हुआ, यानी 1909। फिर आएगी बात, देखो 1910 में क्या क्या हुआ। अयोध्या, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, ये 1910 में आई। तो आपको पता है, आपसे पूछा जाएगा कि अयोध्या जब राम गए थे, ठीक है, जब राम गए थे वनवास में, तो क्या शोक हुआ था? हाँ बिल्कुल, 10 लोगों को एक साथ शोक हो गया था उनके परिवार में। तो अयोध्या के जाने से लोगों को शोक हुआ, 10 लोगों को, किसने? 10 लोगों को एक साथ शोक हुआ था, ठीक है। तो अयोध्या और शोकोच्छ्वास 1910 में लिखा गया, और उर्वशी वन मिलन 1909 में। आगे बात आएगी वाहन, वभ्र वाहन। अब एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बता दा कि जरा ये वाहन है, वाहन मतलब कोई गाड़ी है। अब गाड़ी कोई भी गाड़ी हो, अगर कार है, मोटरसाइकिल, क्या उसमें 11 लोग आप बैठ सकते हो? नहीं, 2 से 3 लोग, 11 लोग नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो वाहन में कोई 11 आदमी नहीं बैठेंगे। तो 1911 में कानन कुसुम, कानन कुसुम, तेरे कानों में कंगना, याद करो, अभी इसी 1913 में कानों में कंगना भी लिखी गई है। कहानी आपने पढ़ा अगर राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की, तो वो कानों में कंगना भी, तो कानों में कंगना, तेरे कानों में कंगना। तो कानन कुसुम का समय क्या है? 1913, वही कानों में कंगना का समय है, ठीक है। और ठीक है, ऐसे बना सकते हो यहाँ पे इसको, इनको सन कैसे याद किया जाए? देखो ये वाला कि तेरे कानों में मैं प्रेम का कुसुम चढ़ा जो है लगाना चाहता हूं। तेरे कानों में, तेरे कानों में मैं प्रेम का कुसुम लगाना चाहता हूं। तेरे कानों में मैं प्रेम का कुसुम लगाना चाहता हूं। तो कानन कुसुम प्रेम पथिक 1913 में, ठीक है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व कब हुआ है? 1914। महाराणा का महत्व 1914, 1914। चित्राधार, चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी। चित्राधार, चित्राधार 18, चित्राधार 18, ठीक है। अगला झरना, ये भी 18। तो चित्रा झरना, ये 1918 में। चित्र झरना,
चित्र झर रहा है 18 लोग, 18 लोगों ने खड़े होकर देखा है कि झरने से चित्र बह रहा है। याद रखना, 18 लोगों ने खड़े होकर देखा है कि झरने से चित्र को मैंने बहते हुए देखा है। आंसू, आंसू 1925, आंसू 1925, आंसू, आंसू याद रखना, आंसू आपके एग्जाम में भी लगी आंसू। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना यसीम गरजती। याद रखना, आंसू 1925, लहर 1933। और कामायनी कैसे उठी, कामायनी 1935 सबसे लास्ट की कविता है, जयशंकर प्रसाद की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। देखो, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद आरंभ में, याद रखना भैया, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का नाम क्या था भैया? झारखंडी। याद रखना, कलाधर उपनाम से कौन लिखता था ब्रज भाषा में? जयशंकर प्रसाद। और बाल्यकाल का नाम क्या था भैया? था इनका झारखंडी नाम था। अच्छी बात है। पहली कविता देखो इनकी कौन सी है? पहली कविता वेरी इंपॉर्टेंट, सावन पंचक, जो कलाधर उपनाम से लिखा था। पहली कविता जो इनकी सावन पंचक है भैया, वो कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में पत्रिका में छपी थी। याद रखना, कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में पत्रिका में छपी थी। सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1900। और आपको पता है सावन में सबसे ज्यादा ही कलाएं होती हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक देखो कौन सी है। अगर पहली कविता पूछता है छायावाद की तो वो कौन सी थी? अभी सावन पंचक। देखो, पहली कविता सावन पंचक जो कलाधर उपनाम से। और जयशंकर प्रसाद की अगर पहली पुस्तक पूछता है तो वो उर्वशी थी, जो चंपू काव्य यानी गद्य और पद्य दोनों में है। यह कृति कामायनी को श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहलाती है। यानी जो उर्वशी है, जो चंपू काव्य कृति कामायनी की जो श्रद्धा है उसके पूर्व संस्करण भी कहलाती है। याद रखना, झरना को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना किसको? झरना को। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। चलो अच्छी बात है। चित्राधार देखो, अगली बात देखो, चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है, जिसमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चित्राधार है ना भैया, उसमें एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है, जिसमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व काव्य संग्रह किसमें संकलित है? चित्राधार में। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 में किया गया था। समझ रहे हो? प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 ईस्वी में किया गया था। अब बात आती है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना जो है द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना जो है द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। आंसू देखो, आंसू वेरी इंपॉर्टेंट। आंसू जो रचना है वह आंसू प्रसाद की कृत जो है विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू जो प्रसाद की रचना विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसके प्रथम संस्करण में कितने थे? 133 छंद थे। इसके संशोधित संस्करण में 190 छंद हुए थे। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। याद रखना,
हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आशु प्रसाद की रचना विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे। इसके संशोधित संस्करण में 190 छंद हो गए। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। चलो अगली बात, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना तथा लहर गीत काव्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य तथा कामायनी महाकाव्य, यानी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसमें कानन कुसुम, झरना और गीत काव्य, लहर ये गीत काव्य है, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू ये खंड काव्य, कामायनी क्या है वो महाकाव्य, अलग अलग है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अच्छी बात है। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया था। नई कविता में रचे गए महाखंड काव्यों की जो नींव का कार्य था वो किसने किया था भैया? महाराणा का महत्व कविता ने। किसने किया था? महाराणा का महत्व कविता ने किया था। ठीक, अच्छी बात है। देखो महाराणा का जो महत्व है, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये अतुकांत रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये कैसी रचना है? अतुकांत रचना है। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक कैसी रचना है? अतुकांत रचना है। इसमें कोई तुक नहीं है, कोई तुक है ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात अगर हम करें तो यहां पे देखो, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता है। कौन कौन सी लंबी कविताएं? देखो, एक अशोक की चिंता हो गई, दूसरी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण हो गया, पिसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया, ये कैसी हैं? लंबी कविताएं। जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं, चारों कविताएं लहर काव्य संग्रह में है। कौन कौन सी? जितने ऊपर पढ़ी है ये सब लहर काव्य संग्रह में संकलित है, ये भी याद रखिए। एक और कविता इनकी आती है प्रलय की छाया। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती, याद रखना, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद दिखाया गया है। यह लहर की सबसे लंबी कविता है। कौन? प्रलय की छाया। ये उसमें जो कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद दिखाया गया है, यह लहर की सबसे लंबी कविता है। अगली अगर हम बात करें तो करुणालय आती है। देखो करुणालय, करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता का उजागर किया गया है। करुणालय यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। देखो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं, उनके शीर्षक देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है। देखो इनकी पहली कविता पूछे तो वो है सावन पंचक, जो 1906 में आई। पहली कविता सावन पंचक 1906 में। पहली पुस्तक 1909 में उर्वशी। पहली कविता सावन पंचक 1906, पहली पुस्तक उर्वशी 1909। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम, जो 1913, याद रखना। ये खड़ी बोली में पहला काव्य है जो कानन कुसुम है, 1913 में लिखा गया। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, जो कि 1918 में, झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात, जो 1918। ठीक, और हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय, ये है। देखो हिंदी पहली कविता सावन पंचक, पहली पुस्तक उर्वशी, खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह भैया झरना, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात, और हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय। सब अलग अलग हैं। कामायनी के बारे में यहीं पढ़ लो, जयशंकर प्रसाद, वहां भी हम पढ़ाएंगे, पर यहाँ जितना है वो मतलब यहाँ क्लास सबके लिए चलती है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सबके लिए है। पर जब हम नेट पढ़ाएंगे उसमें जब हम कामायनी पढ़ाएंगे तो उसमें हम तब भी वहां भी आपको मिलेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कामायनी के बारे में लोगों की क्या विचार है वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल
15 सर्ग हैं जो क्रमानुसार इस प्रकार हैं। कैसे? देखो मैंने ये तो खैर ऐसे मैंने याद किया है, बता ऐसे ही पता नहीं गाते गाते याद होया कि चिंता सा श्रद्धा से, काम वासना लज्जा से, कर्म ईर्ष्या ईड़ा है, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्यानंद। वो ऐसे याद है तो आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब चिंता, सबसे पहला सर याद रखना चिंता, और सर लास्ट का सर क्या है? आनंद, ठीक है। अपने में लगा कौन कौन सा है? श्रद्धा सर्ग लगा है, लज्जा सर्ग लगा है और ईणा सर्ग लगा है, यानी 3, 6 और 9, ठीक है। ये तीसरा सर्ग, छठा सर्ग और 9वां सर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो चिंता सा श्रद्धा, क्रम लगाने के लिए आता है, चिंता सा श्रद्धा से, काम वासना लज्जा से, कर्म ईर्ष्या ईड़ा है, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्यानंद, ठीक है। तो चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया? कामायनी के 15 सर्ग हो गए। कामायनी के मुख्य पात्र देखो मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार हैं, जिनमें मनु किसके प्रतीक हैं? मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है और कुमार मानव के प्रतीक है। तो मनु, मन, श्रद्धा, हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कामायनी की इंपॉर्टेंट है, देखो कामायनी की जो कथा वस्तु का आधार है वो कहां से? वो ऋग्वेद के छांदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, याद रखना। वर्णित जो घटनाक्रम है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, यानी पूरा आधार वहां से लिया गया, पर जो घटनाक्रम है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, ये याद रखना। कामायनी का बाह्य ढांचा काफी हद तक प्रसाद की ही कामना नाटक से मिलता है, जिनका कामना नाटक है उससे मिलता है। कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है उसे प्रसाद एक घोट एकांकी में पहले ही प्रतिष्ठित कर चुके थे, समझ रहे हो। कामायनी में अगली बात देखो करते हैं कि कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा का रूपांतरित जो प्रकारांतर में से कह दी है, ठीक है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष क्या है? सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। कहां? सर्गों में कामायनी के स्वप्न और जो संघर्ष दो वो हैं, तो उसमें सर्गों में स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ। कहां? दो सर्गों में, यानी स्वप्न और संघर्ष में। इनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकीकरण संबंधित प्रसंग स्वप्न सर्ग में मिलता है। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। कामायनी में देखो अगली बात, कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है, समझ रहे हो। इसमें और एक बात, इसमें प्रतिविज्ञा दर्शन देखो, प्रतिविज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन भैया, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। प्रतिविज्ञा, अरविंद और गांधीवाद, प्रतिविज्ञा, अरविंद और गांधीवाद, प्रतिविज्ञा, अरविंद और गांधीवाद दर्शन दिखाई देता है, ठीक है। कामायनी में देखो एक और एक अच्छी बात है कि कामायनी में जो मुख्य रस के रूप में शांत रस तथा निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में देखा जाए तो ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन हो तुम, पढ़ोगे अभी आगे। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधक स्वीकार किया है।
अगली बात आती है, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कुछ कथन है, ये भी याद रखना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं कामायनी के बारे में कि ये मानवता का रसात्मक इतिहास है। ये कौन कहता है? नंद दुलारे वाजपेयी। और आपको पता होना चाहिए, जब यशोदा मैया नंद को किसी प्रकार से बांध देती थी, फिर भी वो मानते नहीं थे, जाके मक्खन खाई लेते थे। तो मानते यानी मानवता, मानवत का रसात्मक इतिहास, वाजपेयी ने कहा। छायावाद का उपनिषद किसने कहा भैया? शांतिप्रिय द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात बताओ, उपनिषद अगर आप पढ़ोगे तो क्या बहुत गुस्से में पढ़ोगे? शांत भाव से तो पढ़ोगे। शांतिप्रिय द्विवेदी। मानव चेतना का विकास महाकाव्य, ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, आपको कहीं अचानक नाग मिल जाए तो आपकी चेतना एकदम जाग जाएगी, सोते हुए जाग जाओगे। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा। किसने? नामवर सिंह ने कहा। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब रामचंद्र शुक्ल देखो क्या कहते हैं कामायनी के बारे में। ठीक है, क्या कहते हैं भैया कामायनी के बारे में? रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो कि कामायनी किसी एक विशाल भावना को रूप देने के प्रयास का परिणाम है। इसमें उन्होंने प्रसाद जी अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के कार्य या आनंद के ढंग का ना होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। समझ रहे हो? फिर आगे बात आती है कि जो कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिकता वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा विचित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे, अभी पढ़ के आए हैं रागात्मक इतिहास। अगली बात करते हैं, देखो रूपक की भावना के अनुसार जो श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है, ये देखो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायत्मिकता बुद्धि है। याद रखना, कवि ने श्रद्धा को मूढ़ता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि उनके अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवर्तित करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात आ रही कि कामायनी में चिंता बुद्धि मत या मनीषा का ही रूप कही गई है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है, कथनों को ध्यान में रखते चले। अगली बात कह रहे हैं कि कामायनी के अंत में मनु को त्रिदिक विश्व के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया कर्म के केंद्र हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया कर्म के केंद्र है। पहले इच्छा का मधु मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जहां चिर बसंत का उद्गम भी है और पतझड़ भी। इस क्रम का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुआं सा धुंधलाता है, जहां भर विश्राम नहीं और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। सब पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहां सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है,
सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ केवल प्राप्य मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति आनंद नहीं। याद रखना। अच्छी बात है कि अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर ना मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी हो कैसे हो सकती है। फिर कह रहे हैं चलो देखते हैं थोड़ा कितना बचा है, बहुत ज़्यादा है। और रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में जो जो कहा वो देना पड़ा आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीज़ें, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है वह बहुत समीचीन है। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं, पर इस सामंजस्य का सुर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते। याद रखना। श्रद्धा, अगली बात करते हैं कि श्रद्धा ईड़ा के मध्य श्रद्धा को श्रेष्ठ दिखाने के संबंध में लिखते हैं कि श्रद्धा जब ईड़ा से कहती है कि सिर चढ़ रही पाया ना हृदय, क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई ना बुद्धि। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं तब एक को दूसरे से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य ना कहना गड़बड़ में डालता है, पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी। देखो अगली बात यहां कि श्रद्धा करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना करुणा, इसी को साधारणीकरण भी कहते हैं। शुक्ल जी की करुणा को हृदय का आधा पक्ष मानते हुए भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग हैं। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्था नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, चलो वो छोड़ो। अगली बात कहते हैं, पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। समझ रहे हो? ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, ये भी याद रखना। ईड़ा और जो बुद्धि है वो मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य के अभाव में जीवन में विषमता आती है। ठीक है, अंत में देखो, अंत में कामायनी की सीमा का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है।
इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद के चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें आंसू के बारे में है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए उनके संबंध में लिखा है कि आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर यहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। समझ रहे हो? आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि ना होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रजनकारणी कल्पना व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। ये कौन कह रहा है? सिर्फ इतनी ही रचना पूछ ले कि प्रसाद जी की यह पहली रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। ये किस रचना के बारे में कह रहा है? तो आंसू जी के बारे में कह रहे थे। ठीक है, करें कि अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतवाद और दुखवाद का भीषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर जो है मद तंद्रा स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, अब मुझे थोड़ा कहीं जाना है और अब हम आगे पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे बहुत अच्छी सी धुन में ये मैंने बनाई है। ठीक है, गाना तुमने सुना होगा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। अभी हम आएंगे तो इसके बारे में अगली क्लास में हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हम इसमें है। और कौन कौन है? ये निराला अभी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी चल रहा था, नोट्स बना रहा था, बनाता जाता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ। अभी मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं 3-4 क्लासें रोज लेता हूँ, 3 क्लासें तो मिनिमम लेता ही हूँ रोज की रोज। ठीक है, इतना कोई नहीं आपके लिए फ्री में नहीं करेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है 1 से 2 क्लासें लेते हैं, वो भी टाइम पे सिलेबस नहीं पूरा करके देते हैं। मैं इतिहास को इतना गहराई से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई इतनी गहराई से आपको नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक, देखो एक बार फिर कहता हूँ कि शॉर्टकट मत पकड़ो भैया, मेरा भाई बिटिया जो भी हो आप लोग। ठीक है, शॉर्टकट मत पकड़ो। शॉर्टकट में चीजें छूटती हैं, और छूटती हैं तो वहां कहते हो कहां से प्रश्न बन गया। तो एक बार संपूर्ण तरीके से तैयारी अगर अभी कर लोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा, टीजीटी पीजीटी में काम आएगा। तैयारी एक बार करनी होती है, बार बार नहीं करती हो, बस बार बार रिवीजन करना होता है। तो एक बार मन से पढ़ लो जो टॉपिक सामने आए। ठीक है, ये नहीं कि लाओ छायावाद के मात्र 4 रचनाएं पढ़ ली, ना पूछा क्या किया तो पढ़ना बेकार हुआ। तो पढ़ो, क्या पता कुछ ऐसा वहां क्लिक कर जाए जो आपको याद रह जाए। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं आपको हर एक रचना के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसे कोई शब्द पकड़ा जो है साथ में रख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी जितना मुझसे हो रहा मैंने किया, आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक है, आपको पता है कि मेहनत तो है ही है, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें तो एक ना एक दिन आपके ही बीच में आप लोगों की दुआ से इस चैनल को मैं हिंदी का सबसे 1 चैनल बनाने वाला हूं। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलो आज हम यही रखते हैं और उसके अगले हम क्लास में